अब हमें क्या ध्यान रखना है कि देखिए आप बहुत अच्छे मेहनती स्टूडेंट हैं, लेकिन आपकी प्रॉपर स्ट्रेटजी होनी है बहुत ज़रूरी होती है। अदरवाइज़ कहीं न कहीं आप मात खा जाते हो। क्यों खा जाते हो? क्योंकि आजकल आपको पता है कि दोनों पेपर्स में कुछ कैटेगरीज़ को छोड़ के 40% अंक अनिवार्य हो जाते हैं। तो इसके कारण इनके परिणाम जो सेकंड ग्रेड के, फर्स्ट ग्रेड के आए उसमें आपने देखा होगा कई सारे पदों पे पोस्ट के अनुसार अभ्यर्थी भी नहीं मिले। तो इसमें क्या होता है, 2 पेपर होते हैं, है ना? एक होता है फर्स्ट पेपर। अब ये फर्स्ट पेपर जो है इसमें आपके क्वेश्चंस आते हैं 75 और मार्किंग होती है 150 की। पर पर्सन जो है वो आपके प्रत्येक प्रश्न जो है वो पर क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है, ठीक है। और दूसरा जो है सेकंड पेपर। अब सेकंड पेपर आपके होता है 300 अंक का, है ना। कितना होता है? 300 मार्क्स का होता है और प्रश्न होते हैं इसमें 150 क्वेश्चंस, ठीक है। ये इसका रहता है और कुल मिला के 450 अंकों का पेपर होता है। 450 मार्क्स होते हैं, ठीक है। दोनों पेपर बहुत महत्वपूर्ण है। सेकंड पेपर की बात करें तो इसमें मोटा-मोटा ये रहता है कि आपका एक सब्जेक्ट होता है ना? जैसे हिस्ट्री है तो हिस्ट्री आएगा और ज्योग्राफी की ज्योग्राफी आएगा, मैथमेटिक्स का मैथमेटिक्स आएगा। और दूसरा इसमें जो भाग है वो है मनोविज्ञान का, ठीक है। इसका कुछ रेशियो हर इस बार जो फर्स्ट ग्रेड था उसमें कुछ चेंजेस कर दिए गए थे, तो फिक्स नहीं था। लेकिन मोटे-मोटे तौर पे ये है कि 40 एक अंक का लगभग, है ना, लगभग बता रहा हूँ क्योंकि हिस्ट्री में 40 अंक का था। हर सब्जेक्ट में 2-5 नंबर इधर-उधर थे और विषय जो था वो था आपके 260 अंक का, ठीक है। तो 260 अंक का सब्जेक्ट है और 40 अंक का मनोविज्ञान है। अगर इसकी बात करें फर्स्ट पेपर की, तो फर्स्ट पेपर में कुछ यूँ है कि प्रबंधन जो है, मैनेजमेंट, स्कूल मैनेजमेंट सबसे छोटा भाग है और पिछली बार की अगर बात करूँ तो ये 20 अंक का था, है ना। 10 प्रश्न थे इसमें। उससे पहले 15 प्रश्न आते थे। कुछ-कुछ परीक्षाओं में शायद ऊपर-नीचे भी हुआ है, ठीक है। तो ये ऐसा फिक्स नहीं है 20 अंक, ये 2-4 प्लस माइनस भी हो सकते हैं। पहले विभाजन था, वो आरपीसी ने हटा दिया था। दूसरा जो भाग है वो है इतिहास संस्कृति का, है ना। राजस्थान का कंप्लीटली, थोड़ा बहुत भारत का भी है साथ में। तो इतिहास संस्कृति है वो 30 अंक के हैं। कितने? 30 अंक के। फिर है आपके एक भूगोल, राजस्थान का है पूर्ण रूप से और पिछली बार औसतन 10 सवाल थे, ठीक है। ये 20 अंक का हो गया। हिस्ट्री के अनुसार ये था, बाकी किसी ग्रुप में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी था, है ना। आप ये मत कहना कि हमारे सर 15 अंक का ही था। वो हर ग्रुप का 2-4 नंबर का प्लस माइनस हो सकता, लेकिन एक ऑन एन एवरेज ये रहा था, ठीक है। फिर है राजव्यवस्था। राजव्यवस्था 5 प्रश्न हो जाते हैं और 10 अंक की हो गई, ठीक है। समसामयिक का जो भाग है ये भी बड़ा महत्वपूर्ण भाग है इसमें और यहाँ से भी 10 प्रश्न आ जाते हैं, मतलब 20 अंक का हो गया, ठीक है। और इसके अलावा अगर अपन और देखें तो हाँ, इसमें फिर भाषा आ जाती है, हिंदी और अंग्रेज़ी, जिसमें 5-5 प्रश्न दोनों के आते हैं, 20 अंक की भाषा हो जाती है, ठीक है। फिर विज्ञान आ जाता है और विज्ञान भी 10 अंक का है, 5 प्रश्न आते हैं इसमें। और फिर रहा गणित और रीजनिंग, ये भी 20 अंक की होती है। तो इस तरह से पहला पेपर 3, 4, 5, 6, 7 और 8 भागों में बंटा हुआ है, ठीक है। 20 और 10, 30 और 20, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 130 और 20, 150 अंक। इस हिसाब से ये पूरा पैटर्न रहता है। अब देखिए इसमें एक सबसे बढ़िया बात क्या है कि जैसे कोई हिस्ट्री का स्टूडेंट है तो उनको फिर ये 30 अलग से तैयार नहीं करने पड़ते, ये कंप्लीटली इसमें समाहित हो जाते हैं। अगर कोई ज्योग्राफी का स्टूडेंट है तो उसके 20 प्रश्न यहाँ हो जाते हैं। अगर कोई पॉलिटी का है तो ये हो जाता है। अगर कोई हिंदी का है तो हिंदी यहाँ मिल जाती है। अगर साइंस के स्टूडेंट है तो ये 20 और 10, 30 इनको मिल जाते हैं, साइंस मैथ्स वालों को सारों को। कॉमर्स वालों की थोड़ी दिक्कत होती है, बाकी लगभग इंग्लिश का है तो इंग्लिश के 10 नंबर मिल जाते हैं। और प्रबंधन, समसामयिक, ये 2 तो वैसे सभी को प्रिपेयर करने पड़ते हैं। बाकी मोस्टली पोर्शन है वो किसी न किसी सब्जेक्ट का कहीं न कहीं टच कर जाता है। तो सब्जेक्ट 260 प्लस, किसी के प्लस 30, जैसे हिस्ट्री वालों के लिए 290 का सब्जेक्ट हो जाता है। ज्योग्राफी के लिए 280 का हो जाता है। पॉलिटी के लिए 10 और 260, 270 का हो जाता है। इस हिसाब से सभी का सब्जेक्ट का हिस्सा है वो बढ़ जाता है। तो सब्जेक्ट का बड़ा गजब का रोल रहता है इसमें। अब इसको कैसे किया जा सकता है, तो अगली स्लाइड में मैं इसका उपयोग करता हूँ कि हम कैसे कर सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि एक फर्स्ट ग्रेड के स्टूडेंट को अपनी पूरी प्रिपरेशन को 2 या 3 भागों में बांट देना चाहिए, ठीक है। समय का एक हिस्सा, लगभग 2 से 3 घंटे रेगुलर एक हिस्सा देना चाहिए 3 पार्ट को। मनोविज्ञान, प्रबंधन, करना कैसे मैं वो भी बताता हूँ आपको, और समसामयिक। ये भाग जो है वो आप ये समझिए, अब ये कितना हो गया, 20 और 20 40 और 40 और 40, लगभग 80 अंकों के आसपास का मैटर है ये। अब एक भाग 80 अंक का ये हो जाता है, बताओ आप, यहाँ सिलेक्शन हो जाता है। क्यों? क्योंकि देखो अब 10 और 10, 20, 40 अंकों का यहाँ आपका करंट अफेयर्स और ये प्रबंधन भी रेडी हो रहा है यहाँ पे साथ में। हमें क्या करना चाहिए, हमें जैसे मान लो कि 1 अगस्त से हम तैयारी आगे, अभी क्या जैसे 10 अगस्त से हम जैसे प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं, तो डेली मॉर्निंग में 2 से 3 घंटे इनको दे दो। करना क्या है, मॉर्निंग में डेली 2 से 3 घंटे साइकोलॉजी स्टार्ट कर दो, किसी भी किताब से जो भी आपको पसंद आती है। या अगर आपने किसी
नोट्स वगैरह उस पर हम आगे बात करते हैं, श्योर्स पे बात करते हैं। ये ठीक से पढ़ लिया, जैसे इसको पढ़ने में आपको 20 एक दिन लग गए, कोई बात नहीं, 20 दिन पढ़ लिया, उसके बाद में प्रबंधन स्टार्ट करता हूँ, हो सकता है 15-20 दिन इसमें भी आपको लग गए। फिर साथ में डेली आधा घंटा 1 घंटा करंट अफेयर डेली देखते रहो। उसके लिए आप कोई भी मंथली मैगजीन्स लाओ और उसको पूरा पढ़ते रहो, ठीक है। तो 2 से 3 घंटे का मतलब यहाँ पे ये होता है, आधा घंटा घंटा खाली टाइम में समसामयिक पढ़ते रहो और इनको आप ऐसे अल्टरनेटिव स्टार्ट करो। पहले मनोविज्ञान, ये पूरा होता है प्रबंधन, प्रबंधन पूरा होता है मनोविज्ञान। इनके शॉर्ट नोट्स अपने हाथ से भी बना सकते हो आप, क्योंकि अभी हमारे पास में काफ़ी समय है। तो 2 से 3 या थोड़ा सा अधिक, क्योंकि किसी का सेकंड पेपर बहुत अच्छा है तो वो इसके ऊपर ज़्यादा जोर दे सकता है, ठीक है। यहाँ बहुत अच्छे मार्क्स लाए जा सकते हैं और ये सभी को पढ़ना पड़ेगा। ये साइंस के लिए भी पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ये किसी सब्जेक्ट का भाग नहीं है, ना इतिहास वालों के लिए है, ना हिस्ट्री के उसका पॉलिटी का है, ना ज्योग्राफी का, ना साइंस का, ना कॉमर्स का। ये सभी को पढ़ना है अलग से, किसी भी तरह से ये 260 से टच होता ही नहीं है। बाकी तो सब टच होते हैं, देखो एक ये और एक ये मनोविज्ञान, ये टच ही नहीं होते कहीं से, इसलिए इसको आप एक पार्ट दे दो। एक समय का एक हिस्सा, जिसमें कम से कम 5-6 घंटे जो है वो आप इसको अपने अनुसार कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। ये विषय को दीजिए आप, है ना, बहुत तरीके से आप सब्जेक्ट को दे दीजिए 5-6 घंटे। और अगर आपको लगता है कि ये पार्ट मेरे बहुत अच्छे हो रखे हैं तो इसको कम करके इसको अधिक दे दीजिए। अगर आपको लगता है कि ये भाग बहुत अच्छा है तो इसको कम करके इसको ज़्यादा दे सकते हो। ये आपकी प्रिपरेशन पे डिपेंड करता है कि कौन सा लेवल आपका ठीक है। अगर आपका दोनों ही ठीक नहीं है तो 2-3 घंटे इसको दे दो, बाकी पूरा दिन इसको दे दो। एक तीसरा तरीका और भी है, समय को तीसरे भाग और भी बांट सकते हो आप, 2 से 3 घंटे और बांटा जा सकता है। अब इसमें कैसे किया जा सकता है, अब इसमें से जैसे समसामयिक हो गया, मनोविज्ञान हो गया, प्रबंधन हो गया, ठीक है। भाषा अभी रहने दीजिए आप, क्योंकि ये ऐसा पोर्शन है जो बाद में भी पढ़ा जा सकता है, भाषा से निरंतर जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। गणित रीजनिंग को भी आप छोड़ सकते हो अभी हाल फिलहाल के लिए, क्योंकि क्या पता आगे सिलेबस बदल भी जाए, ठीक है। और इसमें से वो भाग छोड़ दीजिए जो आपका सब्जेक्ट है। शेष भाग जो जीएस बचता है, जैसे मान लो कोई इतिहास का स्टूडेंट है तो इतिहास छोड़ दो, भाषा और गणित अभी रहने दो, विज्ञप्ति के बाद पढ़ लेना। भूगोल, राज्य व्यवस्था और विज्ञान के शॉर्ट नोट्स तैयार कर दो। जैसे कोई ज्योग्राफी का स्टूडेंट है तो उसको हिस्ट्री, राज्य व्यवस्था और विज्ञान के नोट्स बना लेने चाहिए। कोई साइंस का स्टूडेंट है तो ये सब छोड़ देना चाहिए और उनको है वो इतिहास, भूगोल, राज्य व्यवस्था पे काम करना चाहिए। तो शेष बचा जो रिमेनिंग भाग है जीएस का, वो थोड़ा थोड़ा है वो देख सकता है, शेष भाग इसका जीएस का। अब इससे क्या होता है, इससे देखो ये लगभग 8-10 घंटे मेहनत हो जाती है। अगर आप फुल ऑन बेरोजगार है, आपके पास में कोई जॉब नहीं है, आप पूरा दिन फ्री है, तो मुझे लगता है कि आपको ये पैटर्न अपना लेना चाहिए। इससे पता है क्या होगा, जैसे सुबह इससे 8-10 घंटे पढ़ाई, इससे आपका क्या होगा कि 80 और ये 260-70 का ये, और ऐसे करते करते 400 का आसपास आप एक साथ लेके चल सकते हो। और बहुत लाइटली आप आगे बढ़ोगे तो धीरे धीरे आप देखोगे तो 6-7 महीने के अंदर आपकी बहुत अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी, ठीक है। तो इस प्रकार बांटा जा सकता है। अच्छा, अभी जैसे प्रोफेसर का एग्जाम होना है अक्टूबर में, हो सकता है आगे भी चला जाए, तो अगर कई बच्चों की नज़र उस पर है तो मैं ये कह रहा हूँ कि आप फिर क्या करो, इसको अभी आप चाहते हो कि नहीं हमारा फर्स्ट ग्रेड का ये सब्जेक्ट बहुत अच्छा है तो मेरे अनुसार इसको आपको होल्ड कर देना चाहिए। उसके स्थान पे राजस्थान का जीके गजब तैयार कर लेना चाहिए, ताकि थर्ड पेपर तैयार हो जाएगा और सब्जेक्ट आपका ठीक है, ठीक है। वो बच्चे जो प्रोफेसर बैच के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और फर्स्ट ग्रेड भी उनकी नज़र में है, सब्जेक्ट ठीक है, तो उनको कुछ दिन के लिए ये होल्ड कर देना चाहिए। उसके स्थान पे उनको राजस्थान का थर्ड पेपर जो है जीएस का वो बढ़िया करना चाहिए। लेकिन वे स्टूडेंट जिनका एकमात्र फोकस फर्स्ट ग्रेड है उनको तो सच में यही अपना लेना चाहिए। इससे आपका क्या होगा, 80 और ये लगभग 270 प्लस का ये सब्जेक्ट है, ये 350 का बहुत बढ़िया तैयार हो जाएगा। और ये भी साथ में हो जाता तो फिर और क्या चाहिए फिर, ठीक है। ये तरीका अपनाया जा सकता है। आप रात के समय थोड़ा 1-2 घंटे इसको दे दो, और ये ऐसे भी कर सकते हो कि मॉर्निंग में 5-6 घंटे, सुबह 12-1 बजे तक सब्जेक्ट कर लिया, फिर उसके बाद 1-2 बजे के बाद में फिर आप 2-3 घंटे इसको दे दो और रात को 1-2 घंटे इसको दे दो। ऐसे भी किया जा सकता है ना। बेस्ट यही होता है कि सुबह जैसे 6 बजे पढ़ना शुरू किया, 12-1 बजे तक सब्जेक्ट को कर लो, है ना, 1-2 बजे तक, फिर 3 बजे के बाद में ये सारे काम शुरू कर दो। इस हिसाब से किया जा सकता है। तो इसकी बेस्ट रणनीति ये रखी जा सकती है, ठीक है। इससे आपका बढ़िया हो जाएगा। फिर अच्छा, इसमें एक चीज़ और, अब जैसे शेष भाग है ना, तो पहले जैसे आप अभी जैसे ज्योग्राफी जो चेंज हुए, तो ज्योग्राफी को आप थोड़ा दिन रख दीजिए। तो पॉलिटी आपका नहीं है तो आप जैसे पॉलिटी का विषय आपका नहीं है तो पहले पॉलिटी को पढ़ लो, 10-12 दिन 15 दिन पढ़ लिया, फिर आप दूसरा हिस्ट्री पढ़ लो, फिर उस हिसाब से एक एक सब्जेक्ट को पढ़ते जाइए और आगे बढ़ते जाइए। इस तरह से इसको किया जा सकता है, ठीक है। तो रणनीति के बाद में अगला बिंदु आता है कोचिंग्स, बुक्स या नोट्स, ठीक है। ये तीनों चीज़ें मैं आपको बढ़िया तरीके से बता देता हूँ क्या करना चाहिए हमें। देखिए, कोचिंग की जहाँ तक बात है, आप कोचिंग भी कर सकते हैं, सब्जेक्ट के लिए ठीक भी होती है कई बार, लेकिन कोचिंग करो तो कुछ चीज़ों का ध्यान रखो कि परीक्षा से 5-6 महीने पहले ये पूरी हो जानी चाहिए आपकी। अदरवाइज़ क्या होगा कि आप फिर रिवीजन नहीं कर पाएंगे, तो उसका गजब का लॉस होगा।
कोचिंग करते हो तो फिर आप सेल्फ स्टडी भी ज़बरदस्त करोगे, अगर अदरवाइज़ कोचिंग का कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा, ठीक है। कोचिंग करते हो तो फिर कोचिंग पर लगभग निर्भर ही हो जाओ, क्यों? क्योंकि फिर किताबें और कोचिंग दोनों रखोगे तो फिर ना आप किताब पढ़ पाओगे, ना कोचिंग कर पाओगे, दोनों चीज़ें। तीसरी बात ये होती है कि जब भी कोचिंग करते हो तो शिक्षक जो भी कुछ करता है तो उसको हाथ से लिख लिया करो शॉर्ट में, ताकि वापस पढ़ने में आपको आसानी होती है। रेडीमेड नोट्स थोड़ा-सा मुश्किल काम हो जाता है, ठीक है। तो कोचिंग की जा सकती है, लेकिन मेरा मानना है कि अगर आप अभी कोचिंग कर रहे हैं तो दिसंबर, जनवरी, है ना, भर्ती विज्ञापन तक इसको निपटा दो। अगर आप भर्ती के विज्ञापन तक इसको निपटा देते हो कोचिंग को पूरा, तो उसके बाद केवल रिवीजन और अभ्यास ही करना पड़ेगा। वो कोचिंग बहुत घातक हो जाती है जब आप परीक्षा आ रही है और आप कोचिंग अभी भी कर रहे हैं, तो बहुत नुकसान होने वाला है। क्यों? क्योंकि आपको रिवीजन का टाइम नहीं मिलेगा। मैं मानता हूँ कि परीक्षा से कम से कम बता रहा हूँ आपको, 3 से 4 महीने पहले आपको हर प्रकार की कोचिंग छोड़ देनी चाहिए। मान लो आपके टॉपिक अधूरे रह गए कोचिंग में, कोई बात नहीं, वो किताब से कर लो, लेकिन 3-4 महीने पहले कोचिंग हमें छोड़ देनी चाहिए, किसी भी प्रकार का लालच नहीं करना चाहिए। जनरली शिक्षक क्या करते हैं, आजकल तो परीक्षा से 2 महीने पहले भी बैच शुरू कर देते हैं। वो उनका काम है, उन्होंने अपना प्रोफेशन बेच रखा है सारा, ठीक है। अब हमें थोड़ा समझदार होना चाहिए कि परीक्षा से 3-4 महीने पहले हमें किसी भी प्रकार की कोचिंग नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कोचिंग में हम धीरे-धीरे पढ़ते हैं। डेली 2-2, 3-3 बिंदु पढ़ते हैं। लेकिन जब आप रिवीजन करते हैं तो पूरे दिन में कई सारे टॉपिक रिवीजन कर सकते हो आराम से। तो कोचिंग करो तो इस बात का स्पेशली ध्यान रखना। जैसे आप अब अभी शुरू करते हैं अगस्त में, तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जब जैसे आपका ये परीक्षा की विज्ञप्ति आ जाएगी, परीक्षा की डेट आने वाली हो, लग रहा हो कि अब 3 महीने रहे हैं, 3-4 महीने, तो उस समय तक कोचिंग को छोड़ दो। जो टॉपिक शेष बचे हुए कोचिंग से, वो आप किसी पुस्तक के सहारे से कर लो। आप उनके ऊपर डिपेंड मत रहो उस समय के लिए, ठीक है। तो इस वजह से दूसरा, कोचिंग में ये भी ध्यान रखो कि जब भी करते हो तो आपके जो टीचर आपको पढ़ा रहे हैं, उसके कंटेंट से पुराने पेपर्स वगैरह देखते रहिए। अगर उस कंटेंट सफिशिएंट नहीं है, क्योंकि मेरे पास कई ऐसे बच्चे आते हैं क्लासेस में जो भी बोलते हैं, सर हमने कोचिंग की थी, उससे 50% भी सवाल नहीं मिले। और फिर आप उसका क्या कर लोगे शिक्षक का? वो तो ठीक है, वो तो निकल जाएगा, उसकी क्या जिम्मेदारी है? तो बेहतर बड़े-बड़े संस्थान जितने भी हैं मार्केट में, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा यहाँ पे, बड़े-बड़े ब्रांड हैं, उनकी कंडीशन ये है कि कंटेंट से 50% भी सवाल आते नहीं हैं। अब जो मैंने हिस्ट्री पॉइंट पे जैसे 8-9 रजिस्टर भरवा दिए बच्चों को, वो 2 से 3 रजिस्टर में करवा देते हैं, तो फिर बड़े लेवल पे इस तरह से शॉर्टकट में घास काट दी जाती है। तो ऐसे बड़े-बड़े होर्डिंग से बचें, क्योंकि ये लोग मार्केटिंग के ज़रिए आपको फँसा देते हैं, फिर आप बाहर नहीं निकल पाते। तो इस प्रकार से बचें और कोशिश यही करें कि 3-4 महीने में निकल जाए। अब बात आती है बुक्स की। अगर आपको, कई बच्चे कोचिंग के फेवर में नहीं होते, उनको पुस्तकें ठीक लगती है। देखो, पुस्तकें अल्टीमेटली सबसे बेस्ट होती है, क्योंकि कोचिंग के अंदर जो शिक्षक पढ़ाते हैं वो भी पुस्तक से ही पढ़ाते हैं। हम लोग भी पढ़ाते हैं ना, तो अब मैं क्या करता हूँ, 2-4-5 पुस्तकें ली, उसको शॉर्ट में नोट्स करता हूँ, नोट्स बनाता हूँ, फिर उसको क्लास में आके वापस समझाता हूँ, समझा के वो बोर्ड पे लिखता हूँ और बच्चे सामने लिख लेते हैं। तो अल्टीमेटली हमारा भी सोर्स पुस्तक ही रहता है। अब इसमें दिक्कत कहाँ आती है, जब से कोई नए बच्चे हैं, तो नए स्टूडेंट हैं, तो उनको पुस्तक को समझने में थोड़ा सा समय चाहिए होता है। उनके साथ ये दिक्कत आती है कि उनको क्या छोड़ना है, क्या पढ़ना है, कौन से बिंदुओं पे ज़्यादा जोर देना है, इसको समझने में थोड़ा सा वक्त लग जाता है। बाकी पुस्तकें, बस समस्या ये है कि पुस्तकें बोलती नहीं, और शिक्षक क्या करता है, बोल देता है बात को, समझा देता है। अल्टीमेटली ज्ञान का सोर्स बुक्स ही है। अगर आप अच्छे लेवल पे हैं, आपको लगता है कि मेरा लेवल बहुत अच्छा है, तो किताब का सहारा ले सकते हैं, लेकिन ये टाइम टेकिंग ज़्यादा है, यहाँ पे बहुत अधिक टाइम लगता है। फिर पुस्तकों का अगर आप प्रॉपर शॉर्ट नोट्स नहीं करोगे तो वास्तव में रिवीजन नहीं हो पाता, और रिवीजन नहीं होता है तो आपकी तैयारी सच में कोई काम की नहीं है ना। तो बुक्स के साथ थोड़ा सा ये रहता है, तो इन दोनों में से कोई एक सेलेक्ट करो, ऐसा मत करो। अच्छा, बड़े लेवल पे क्या होता है, जैसे प्रोफेसर बैच वगैरह, उसमें कई बच्चों के कई भाग बहुत अच्छे तैयार होते हैं, कुछ भाग तैयार नहीं होते हैं, तो कुछ भाग वो कोचिंग से करते हैं, कुछ भाग बुक से करते हैं। ये सेलेक्टिव भी किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए आप में प्रॉपर मैच्योरिटी होनी बहुत ज़रूरी है। नए स्टूडेंट के लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है। तीसरी बात आती है नोट्स की। मैं तो सिर्फ यही सजेशन दूंगा कि किसी के नोट्स मत पढ़िए। अगर आप खुद नोट्स बनाते हैं वो बेस्ट है, आप किसी की मांग के लाते हैं, मैं कहता हूँ मेरे नोट्स भी आप मांग के लेते हो तो वो कोई काम के नहीं है आपके। क्यों? जब तक नोट्स मांगने या खरीदने की चीज़ नहीं होती, नोट्स बनाने की चीज़ होती है। आप बुक्स पढ़ो तो उससे शॉर्ट नोट्स बनाइए, कोचिंग कर रहे हैं तो भी उसके शॉर्ट नोट्स बनाइए, अपने हाथ से बनाइए। मैं कहता हूँ किसी ऐसी कोचिंग में आप ज्वाइन कर रहे हो जहाँ रेडीमेड नोट्स दिए जाते हैं, मैं तो कहता हूँ कि आप उस नोट्स के भी शॉर्ट में नोट्स करिए, ताकि आपको लास्ट टाइम में रिवीजन करने में बहुत आसानी होती है। खरीदने की बजाय ये करिए। अच्छा, नोट्स नहीं बना सकते तो फिर कोई बात नहीं, लेकिन कोशिश ये करिए कि दूसरों के नोट्स तो मत पढ़िए। फिर आप वो कोई और रास्ता निकाल दीजिए, हेडिंग कर लीजिए, पॉइंट आउट कर लीजिए, ऐसे करके करिए। लेकिन जब तक भर्ती नहीं है तो 5-6 महीने मैं मानता हूँ कि हमें कर लेना चाहिए और इस हिसाब से चलना चाहिए, ठीक है। तो नोट्स हो तो खुद के हो, नहीं तो फिर किताबें ही बेस्ट है। फिर बात आती है टेस्ट सीरीज़ या प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस की। तो मैं हमेशा से कहता हूँ कि आप पिछले 30-40 वर्षों के पेपर लाइए और एक-एक प्रश्न को अच्छे से सॉल्यूशन कीजिए। मोस्टली प्रश्न सारे रिपीट भी हो जाते हैं, कई सारी हिस्ट्री में तो कई सारे प्रश्न रिपीट भी होते हैं। ये जब कर लो, कोर्स आपका अच्छे से ठीक-ठाक तरीके से पूरा हो जाए 1-2 बार, उसके बाद आप टेस्ट सीरीज़ कर सकते हैं। अन्यथा टेस्ट सीरीज़ करने का कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं है। कोर्स पूरा होने के बाद ही टेस्ट सीरीज़ आपको फ़ायदा दे सकती है। वो भी 5-10 बड़े टेस्ट दे दो, कोई बहुत ऐसा नहीं होता कि हर एक टॉपिक को ऐसे टेस्ट में पढ़ोगे, ऐसे टॉपिक पढ़ते चौथे महीने जाओगे तब पहला टॉपिक भूल जाओगे। तो कोशिश ये कीजिए कि टेस्ट वो दीजिए जिसमें
कंप्लीट प्रश्न आ जाए, और वो भी कब, जब आपका कोर्स हो चुका हो और पुराने प्रश्न आपने सारे निकाल लिए हो। ठीक है, अब बात आती है कोर्स कंप्लीट कब होना चाहिए। तो मैं ऐसा मानता हूँ कि कम से कम जैसे 12 महीने हैं आपके पास तैयारी में, तो प्रयास ये करो कि 6-7 महीने में कोर्स पूरा कर दो, 6-7-8 महीने में एक बार कोर्स कर दो, फिर 3 से 4 महीने आगे जो बचते हैं उसका ढंग से रिवीजन कर लो और पुराने प्रश्न रिवीजन के साथ में निकाल दो। तो इस तरह से करते हैं तो 1 साल में भी एक ठीक तैयारी हो जाती है, लेकिन इसके लिए पूरा डेडिकेशन चाहिए होता है। ऐसा नहीं है कि आप 2 घंटे पढ़ोगे, 3 घंटे पढ़ोगे और 2-3 घंटे में ऐसा होगा, तो थोड़ा सा संभव नहीं हो पाता। ठीक है, तो कोर्स कंप्लीट हो जाते हैं 6-7 महीने में, उसके बाद आप कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो। और प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस जो है वो मैं मानता हूँ कि टेस्ट सीरीज से पहले निकालिए। ये टेस्ट सीरीज के फॉर्मेट भी अभी आई है, पहले ये थे भी नहीं, क्योंकि टेस्ट सीरीज जब कोई भी टेस्ट बनता है तो कोई भी परीक्षक, जो भी आजकल प्राइवेट सेक्टर के टेस्ट सीरीज है, ये लोग इनके प्रश्न का लेवल या तो बहुत हाई होता है या बहुत सिंपल सा होता है, ये उस पैटर्न को फॉलो नहीं कर पाते हैं जो आरपीएससी अक्सर करती है। हाँ, ये है कि ये जब जैसे प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस निकाल दिए, उसके बाद में आपका सब्जेक्ट बहुत अगर जटिल है, जैसे आजकल पॉलिटिकल साइंस बहुत जटिल आ रहा है, तो उसके लिए टेस्ट सीरीज फायदेमंद हो सकती है। साइंस के सब्जेक्ट्स है उनके लिए टेस्ट सीरीज फायदेमंद हो सकती है। ठीक है ना, जैसे अब जैसे हमारा हिस्ट्री है, तो हिस्ट्री में क्या होता है कि पुराने ईयर्स जितने भी प्रश्न है वहाँ से 70% प्रश्न तो रिपीट हो जाते हैं, तो फिर टेस्ट सीरीज की ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ती। तो पहला काम क्या होना चाहिए, कोर्स पूर्णता। कोर्स पूर्ण हो जाता है, उसके बाद में दूसरा काम क्या होना चाहिए, जो पुराने प्रश्न हैं प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस उसको निकालो। ये दोनों चीज़ें जब हो जाती है, उसके बाद में आप कोई भी टेस्ट रिज्वाइन करके 5-10 टेस्ट बड़े बड़े दे दीजिए और बस, इससे ज़्यादा कोई ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, तो ये काम किया जा सकता है। कोचिंग का मैंने बता दिया, और बुक्स का बता दिया, नोट्स का बता दिया, है ना, रणनीति का बता दिया, भर्ती कब होगी, परीक्षाएं कब होगी, ये सारी चीज़ें मैंने शेयर कर ली। ठीक है, तो फर्स्ट ईयर की तैयारी को इस तरह से आप आगे बढ़ाइए। अब रही बात कि जैसे इसमें एक लास्ट पॉइंट मैं और बता देता हूँ कि किसको किस प्रकार से तैयारी करनी है, सोर्सेस क्या यूज़ करने हैं। देखो, मैंने सब्जेक्ट जो मेरा है हिस्ट्री, है ना, इतिहास का मैंने वीडियोज़ 2 या महीने पहले यूट्यूब पे डाल रखा है। 2 महीने पहले मैंने डाला था, सारी बुक्स के बारे में बता रखा है। बहुत ज़्यादा किताबें ना लाएं, हर भाग के लिए एक एक किताब लाइए, और मैंने सारी बता रखी है। ठीक है, मनोविज्ञान का भी साथ में बताया हुआ है, तो मनोविज्ञान आपको पता ही है, मार्केट में सब चलता है। ठीक है, और फर्स्ट पेपर के कंटेंट की मैं बात करूँ तो इसका भी वीडियो एक यूट्यूब पे था, और आगे कोशिश करूँगा कि मैं बना दूंगा, लेकिन हमारे लिए बड़ी दिक्कत होती है वीडियो बनाने में। दिक्कत इसलिए होती है कि हर भाग की एक किताब आती है, प्रबंधन अलग, इतिहास अलग। अब ये 8 किताबें होती हैं, अगर हम 8 किताबें बताते हैं तो बच्चे कहते हैं, स्टूडेंट कहते हैं, सर 8 किताबें कौन पढ़ेगा। ठीक है, नहीं बताएंगे। अगर हम एक गाइड बताते हैं तो एक गाइड से काम होता नहीं है, क्योंकि एक ही गाइड में 8 पार्ट अगर शामिल होंगे तो उसकी क्वालिटी कैसी होगी। अगर हम किसी ऑनलाइन कोर्स के बारे में कहते हैं तो कहते हैं कि आप अपना प्रचार करते हो, ये दिक्कत आती है, इसलिए हम इसके ऊपर बात ही नहीं करते। आप अपने लेवल पे अपना कंटेंट लीजिए, क्यों दिक्कत है, सीधी सी बात है। हम ये कहते हैं कि फलाना कोचिंग कर लो आप, तो आप कहोगे कि आप अपना प्रचार कर रहे हो, ये भी हम कुछ कह नहीं पाते। तो आप अपने लेवल पे डिसीजन लीजिए, और मुझे लगता है कि व्याख्याता की तैयारी करने वाले स्टूडेंट को ये बहुत अच्छे से पता है कि किस पार्ट के लिए कौन सी पुस्तक पढ़नी है, विश्वास होना चाहिए। बाकी 80-90% सवाल लगभग हर पुस्तक से आ जाते हैं। ज्योग्राफी अभी कुछ दिन रहने देना आप, क्यों, क्योंकि इसमें ज़िले चेंज हुए हैं, और आगे मुझे लगता है कि कुछ ज़िले और बनेंगे अभी, तो काफ़ी कुछ चेंज हो जाएगा। अपना जो बैच चल रहा है फर्स्ट पेपर का और सेकंड सारों का, इसमें जो भूगोल का जो मेरा भाग है वो मैं जनवरी के आसपास अपडेट करवा दूंगा। जनवरी इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि अभी भी कुछ चेंजेस होंगे जिलों में, संभाग में। तो अभी जो 55 क्लासेस अपलोड है मेरी, तो उनको मैं रिमूव कर दूंगा और जनवरी के आसपास नया करूंगा। तो फर्स्ट ईयर के एस्पिरेंट्स को ये छोड़ देना चाहिए। राजस्थान इतिहास संस्कृति में कोई बहुत बड़े बदलाव नहीं है, कोई छोटा मोटा जिला इधर उधर हुआ होगा तो उसकी अपडेटेड एक आधी क्लास डाल देंगे, बाकी तो कोई बदलाव है नहीं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि व्याख्याता के लिए ये जो मैं अपना सेशन था ये आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। तो आपको ठीक जो बातें लगे वो आप अपनी तैयारी में शामिल कर लेना। आपको लगता है कि ये मेरे काम का नहीं है तो आप उसको ज़बरदस्ती अप्लाई मत करना। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद विद्यार्थियों, अच्छे रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए।